बैक टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करते हैं अपने टेस्ट 9 की डिस्कशन। तो टेस्ट 9 में सबसे पहला सवाल आता है कि इफ वेव नंबर इज RH/9 द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज। तो अगर स्टूडेंट्स किसी भी सीरीज़ की आपको मिनिमम वेवलेंथ पूछी हो या आपसे लास्ट लाइन पूछी हो तो उसके वेव नंबर का फॉर्मूला होता है R/p²। और p क्या होता है, हमारे पास लोअर शेल ऑफ सीरीज़ होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि लेट्स से बाल्मर सीरीज़ है, तो बाल्मर सीरीज़ के लिए p की वैल्यू होती है 2। तो आपका वेव नंबर इक्वल हो जाएगा R/2² विच इज़ इक्वल टू R/4। इसी तरह अगर आपसे पास्टन सीरीज़ का पूछा हो तो पास्टन सीरीज़ में वेव नंबर इक्वल होता है R/3² विच इज़ इक्वल टू R/9। तो R/9 जो है वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, वो कर रहा है लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज़ विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि विच ट्रेसर एलिमेंट एप्लीकेशन इज करेक्टली मैच। तो यूज़ ऑफ कार्बन आइसोटोप्स इन स्टडिंग फोटोसिंथेसिस, ये करेक्टली मैच है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 बनता है, इसके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो अगर हम रेडियो एक्टिव रखेंगे तो उसका हमें पाथवे पता चलता रहेगा। तो इसलिए कार्बन जो है उसको हम यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की स्टडीज़ में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, डिके कांस्टेंट का पूछा हो या हमें हाफ लाइफ का पूछा हो, तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं एलिमेंट पे, ओनली डिपेंड अपॉन एलिमेंट। ठीक है, किस तरह से एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा वो उस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा और उस एलिमेंट की हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं कि ये किस पे नहीं डिपेंड करते, तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, डिकेइंग एटम्स और टाइम। तो यहाँ पर हमें यही तीन ऑप्शन दिए हैं कि डिकेइंग एटम पे डिपेंड करता है नहीं, इनिशियल नंबर ऑफ एटम पे नहीं, टाइम पे नहीं। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है जी कि फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम डैश शेल टू डैश शेल। अच्छा, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हमसे फर्स्ट लाइन पूछी हो या लैम्डा मैक्सिमम पूछा हो तो p की वैल्यू को हम लोअर शेल लेते हैं और n की वैल्यू को हम p+1 लेते हैं। जबकि अगर हमसे लास्ट लाइन पूछी हो या हमसे लैम्डा मिनिमम पूछा हो तो p की वैल्यू को हम लोअर शेल ही लेते हैं, लेकिन n की वैल्यू को हम फिर हमेशा इनफाइनाइट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमसे पास्टन सीरीज़ की बात की गई है, तो पास्टन सीरीज़ तब होती है जब लोअर शेल थर्ड शेल होता है। तो अगर यही हमसे इन्होंने पूछा होता फर्स्ट लाइन का, तो फर्स्ट लाइन के लिए हम कहते कि पास्टन सीरीज़ के लिए p की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है। और यही अगर हमसे उन्होंने लास्ट लाइन का पूछा होता तो हम कहते कि पास्टन के लिए p की वैल्यू तो 3 ही है लेकिन n की वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं हमसे क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट लाइन का पूछा हुआ है, तो फर्स्ट लाइन के लिए पास्टन सीरीज में p की वैल्यू 3 होती है और n की वैल्यू 4 होती है, यानी कि मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ शेल टू थर्ड शेल। तो फोर्थ शेल टू थर्ड शेल, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एन एलिमेंट x हैविंग मास नंबर a इज डिकेड और वो कन्वर्ट होता है इनटू x हैविंग मास नंबर a* और a* a-4 है। अच्छा, पहले सवाल को समझने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि एक x एलिमेंट था, उसका एटॉमिक मास a था, एटॉमिक नंबर z था, वो कन्वर्ट हो गया इनटू x एलिमेंट और एटॉमिक मास उसका 4 डिक्रीज हो गया और एटॉमिक नंबर z ही रहा। मैंने क्यों कहा एटॉमिक नंबर सेम रहा? क्योंकि एलिमेंट नहीं चेंज हुआ। देखें, एलिमेंट सेम रहा, तो अगर एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब हमें ये बताना है कि कितनी रेस इसने एमिट की हैं मिनिमम।
तो अब ये है स्टूडेंट्स कि देखें, जब भी मास डिक्रीज होगा तो इसका हमेशा मतलब होगा कि अल्फा रे निकली है, क्योंकि अल्फा रे के अलावा किसी भी रे में मास नहीं डिक्रीज होता। तो अगर मैं ये लिखूं कि x इज इक्वल टू ए और z और इसमें से मैं एक अल्फा रे निकाल दूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू y, a-4 और z-2, क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर गया। तो हम चाहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर ना डिक्रीज हो और सिर्फ मास डिक्रीज हो। तो हम क्या करेंगे, हम y में से 2 बीटा नेगेटिव रेस भी निकालेंगे। तो जब इसमें से मैं 2 बीटा नेगेटिव रेस निकालूंगा तो आखिर में ये फिर से x बन जाएगा, यानी कि इसके मास में 4 कम हुआ होगा, लेकिन ये जो नंबर कम हुआ था ये बीटा रेस की वजह से दोबारा इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा xa-4 और z, यानी कि हमारे पास एक अल्फ़ा निकलेगी और 2 बीटा निकलेंगी। एक अल्फ़ा निकलेगी तो नंबर कम हो जाएगा, जब 2 बीटा निकलेंगी तो नंबर वापस हो जाएगा और सिर्फ मास कम रह जाएगा। तो इसका आंसर है कि 3 रेस निकलेंगी, एक अल्फ़ा रे और 2 बीटा नेगेटिव रेस। नेक्स्ट सवाल है, डिके कांस्टेंट ऑफ एन एलिमेंट इज 2 ईयर्स, इट्स मीन लाइफ इज। तो स्टूडेंट्स मीन लाइफ हमारे पास इक्वल होती है, 1 बाय डिके कांस्टेंट, या इसको मैं t बाय 0.693 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मीन लाइफ पूछी हुई है, तो मीन लाइफ 1 ओवर डिके कांस्टेंट 2 ईयर्स विच इज इक्वल टू 0.5 ईयर्स, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि एन एलिमेंट एमिटिंग लाइन स्पेक्ट्रम विल बी सीन एज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम 2 किस्म का होता है। एक हमारे पास होता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, एक हमारे पास होता है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को, एलिमेंट को हीट करते हैं तो वो रेडिएशंस एमिट करता है। वो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, अगर हम उसे स्क्रीन पे देखें तो वो ब्लैक स्क्रीन होगी और ऊपर बीच पे हमें ब्राइट लाइंस मिल रही होंगी ऐसे करके। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की पहचान ही यही है कि डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइंस होंगी। इसके मुकाबले में अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम खुद जो है वो फॉल करा रहे होते हैं और कुछ लाइंस एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, बाकी एमिट हो रही होती हैं। तो इसमें ब्राइट बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर हमें डार्क लाइंस मिलती हैं। तो ये देखिए, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है एमिटिंग लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि ये वाला सिनेरियो हमसे पूछा हुआ है। तो इस सिनेरियो में क्या है कि डार्क ब्राइट लाइंस हैं, देखें ब्राइट लाइंस हैं और डार्क बैकग्राउंड है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ बीटा पॉजिटिव डिके। अच्छा जी, अब ये ना डिके स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस तरह होता है कि बीटा नेगेटिव डिके की पहले बात करते हैं, फिर बीटा पॉजिटिव डिके की बात करते हैं। बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है कि लेट से हमारे पास 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, तो इस चीज़ का एटॉमिक नंबर होगा 3 और इसका एटॉमिक मास होगा 6, क्योंकि 3 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 3 और 6 न्यूक्लियॉन्स हैं तो एटॉमिक मास 6। अब बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास चीज़ें थीं, इसमें से ये जो 3 प्रोटॉन हैं ये इसी तरह रहते हैं, 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है और वो 3 चीज़ें बनाता है। एक वो प्रोटॉन बनाता है, एक वो इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक वो एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसको हम बीटा रे का नाम दे देते हैं, और ये एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकल जाता है। तो देखिए बीटा डिके में एक्चुअली क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन कम हो रहा है और एक प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास सेम रहेगा जो कि 6 था। तो अब अगर ये मैं देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं, देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन वाइल डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये वाली बात ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन का नंबर डिक्रीज हुआ है, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हुआ है बीटा नेगेटिव डिके में। यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है बीटा पॉजिटिव डिके।
बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर ये बीटा पॉजिटिव डिके और मेरे पास 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, तो अब ये 3 न्यूट्रॉन उसी तरह रहते हैं, एक प्रोटॉन ब्रेक होता है, ठीक है। और एक प्रोटॉन ब्रेक होके क्या बनाता है, एक पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो और एक न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है और ये पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाता है, इसको मैं बीटा पॉजिटिव रे का नाम दे देता हूँ। ये न्यूट्रिनो भी बाहर निकल जाता है और ये न्यूट्रिनो ही कहलाता है। लेकिन इसमें देखें क्या हुआ कि अब एटॉमिक नंबर 2 हो गया और एटॉमिक मास जो है वो 6 ही रहा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन में कमी आई, एक प्रोटॉन टूट गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगर बीटा पॉजिटिव पूछा है। इसके मुकाबले में अगर बीटा नेगेटिव पूछा होता तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द मोर द इनिशियल नंबर ऑफ एटम द मोर एटम्स विल डिके, द मोर द इनिशियल नंबर ऑफ एटम। अच्छा जी, अगर स्टूडेंट्स डिके की बात करें तो मैं कहता हूँ लेट से हमारे पास एक 10 kg का ब्लॉक है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, एक 5 kg का ब्लॉक है, इसको भी एक हाफ लाइफ गुजरती है, इसको भी एक हाफ लाइफ गुजरती है। तो जब इन दोनों को एक एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसका जो है वो 5 kg रह जाएगा, यानी कि इसका डिके कितना हुआ 5 kg, और इसका रह जाएगा 2.5 kg, यानी कि इसका डिके हुआ 2.5 kg। तो देखें स्टूडेंट्स, डिके किसका ज़्यादा हुआ, जिसका इनिशियल ज़्यादा था। तो इसलिए हम लिखते हैं कि डिकेइंग एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो द मोर द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स द मोर एटम्स विल डिके आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर 3 स्पेक्ट्रल सीरीज इन द इंफ्रारेड रीजन। अच्छा जी, तो स्टूडेंट इस तरह है कि अगर स्पेक्ट्रल सीरीज़ की बात करें तो लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और इसी तरह आप आगे जाएं, तो जितना आप इस तरफ जाएंगे एनर्जी और फ्रिक्वेंसी दोनों डिक्रीज़ करेंगी और लैम्डा जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जितना आप सीरीज़ में आगे मूव करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन जितनी भी सीरीज़ से फोटॉन्स निकलेंगे सब की वेलोसिटी सेम होगी और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो इसका क्या आंसर है कि वेलोसिटी सेम होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है कि इन द फॉलोइंग ग्राफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट शोज हाउ मेनी रेस आर एमिटेड। तो अब ये स्टूडेंट्स इस तरह से है कि एक्स एक्सिस पे हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है। ये पहली रे अगर मैं देखूं तो इसमें मास भी डिक्रीज कर रहा है, नंबर भी डिक्रीज कर रहा है। तो नंबर और मास कब डिक्रीज करता है? जब हमारे पास अल्फा रे एमिट होती है। तो ये वाली एक अल्फा रे हो गई और ये वाली भी सेम उसी तरह अल्फा रे हो गई। अगर मैं अब इस ब्लू वाली रे को देखूं, इस वाली को, तो इसमें हमारे पास नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मास जो है वो सेम है। तो नंबर इंक्रीज किस में करता है और मास सेम रहता है? तो वो होती है बीटा नेगेटिव रे। तो ये वाली बीटा नेगेटिव हो गई। और फाइनली अगर मैं देखूं तो ये वाली रे, तो इसमें क्या है कि नंबर डिक्रीज कर रहा है और मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, सॉरी, मास जो है वो फिर से सेम है। तो नंबर डिक्रीज किस में करता है? बीटा पॉजिटिव रे में। तो इसमें क्या निकली हमारे पास? 2 अल्फा, एक बीटा नेगेटिव, एक बीटा पॉजिटिव। तो 2 अल्फा, एक बीटा नेगेटिव, एक बीटा पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, द मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एन एलिमेंट द डैश विल बी इट्स हाफ लाइफ। तो देखें स्टूडेंट्स, इस तरह है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस को होल्ड करती है। तो एक ये कम्बिनेशन याद रखें कि मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगी एलिमेंट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। एलिमेंट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका डिके कांस्टेंट उतना कम होगा और उसकी हाफ लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। तो ये सारा रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है।
तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी हाफ लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, देखें बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा हाफ लाइफ उतनी ज़्यादा, तो द मोर विल बी इट्स हाफ लाइफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल हमारे पास आता है कि व्हेन अ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर शेल एन टू लोअर शेल पी, तो वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें पता है कि वेव नंबर इक्वल होता है 1 ओवर वेवलेंथ आर 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है? इस इक्वेशन की लिमिटेशन है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इस सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन के पास जी एक इलेक्ट्रॉन होता है, समझ आती है। हीलियम के पास दो होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस 1 के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम प्लस 1 के पास स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है और अगर आप प्लस 1 लगा देंगे तो एक हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसके ऊपर ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट है जी, आफ्टर 30 ईयर्स 7/8 ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिकेड, हाफ लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट इज। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिकेड इक्वल हो गया इनिशियल माइनस डिकेड। तो इनिशियल 1 ले लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/8। तो अनडिकेड है 1/8। अब अनडिकेड का फॉर्मूला है इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n। अनडिकेड हमारे पास है 1/8, इनिशियल 1 है रेज टू द पावर 2/n। इस 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 3। तो अगर बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होती है, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 3। अब n इक्वल होता है हमारे पास टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इक्वल हो जाएगी टोटल टाइम बाय n। टोटल टाइम हमारे पास 30 ईयर्स है, n हमारे पास 3 है, तो 30/3 10 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनता है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी एमिटेड व्हेन अ हाइड्रोजन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 6 शेल टू सेकंड शेल। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी आपसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी हों तो नंबर का फॉर्मूला होता है n माइनस पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर n हमारे पास हायर शेल 6 है, तो 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5/2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो 10 लाइन्स विल बी एमिटेड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये अब स्टूडेंट्स एक कह सकते हैं आपके याद करने वाला सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। तो 82 या उससे ज़्यादा के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रेडियो एक्टिव कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, रिलेशन बिटवीन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब डिके कांस्टेंट एंड द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। तो स्टूडेंट्स ये डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का इन्वर्स रिलेशन होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट लगता है नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसको कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 या हाफ लाइफ। तो इसके प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ 2, या इसके प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूँ 0.693। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। अच्छा, अब ये आपको मैं स्टार्ट में करा चुका हूँ कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए p की वैल्यू को हम लोअर शेल लेते हैं और n की वैल्यू को हम मिनिमम के लिए इनफाइनाइट लेते हैं। तो अगर यही मैं फाइंड करूं सबसे पहले बाल्मर सीरीज़ के लिए, तो बाल्मर सीरीज़ के लिए हो जाएगा लैम्डा ओवर वेवलेंथ मिनिमम इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/r। और यही अगर मैं ब्रैकेट सीरीज़ के लिए फाइंड करूं तो ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r
1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 16/r। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो रेशो बन जाएगा मेरे पास, एक ऊपर 4/r है, नीचे जो है वो 16/r है, ये r कैंसिल हो जाएगा और 4/16 आ जाएगा। 4/16 होता है 1/4, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि गैमा रेडिएशंस आर एमिटेड ड्यू टू। तो स्टूडेंट जब भी एमिटेड का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब होगा कि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों जी न्यूक्लियस क्यों, एटम क्यों नहीं? क्योंकि स्टूडेंट्स एटम की हायर स्टेट की वजह से रेडिएशंस नहीं एमिट होती हैं। रेडिएशंस जो हैं वो न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए एमिट होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसी तरह अगर आपको कहें कि अल्फा रे के बाद जो है वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है या एटम, तो बेसिकली ज़्यादा बेटर ऑप्शन है न्यूक्लियस स्टेबल होता है। इसी तरह बीटा रे कहाँ से निकलती है? न्यूक्लियस से निकलती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से याद रखिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जितनी भी रेडिएशंस निकल रही है ना, वो न्यूक्लियस के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से निकल रही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट है जी कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज डेट वॉज डिस्कवर्ड वॉज। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बाल्मर सीरीज। क्यों बाल्मर सीरीज? क्योंकि बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती थी। तो सबसे पहली नज़र आने वाली सीरीज ही कौन सी थी? बाल्मर सीरीज थी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हो सकता है कि कुछ ऐसी रेज भी हों जो हमें नज़र ना आती हों, तो इस वजह से लाइमैन और बाकी सारी आई। तो बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में है, लाइमैन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, और इसके बाद जितनी भी सीरीज़ हैं वो सारी की सारी इंफ्रारेड सीरीज़ में। तो इसका आंसर है कि सबसे पहली कौन सी डिस्कवर की गई थी? बाल्मर सीरीज डिस्कवर की गई थी। सवाल है हमारे पास कि मैंने ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डिकेइंग एटम्स एंड टाइम, द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो हम स्लोप देख लेते हैं क्या होती है। तो स्लोप स्टूडेंट्स इस तरह से होती है कि अगर यहाँ पे मैं टाइम लगा दूँ और यहाँ पे मैं डिकेइंग एटम्स बना दूँ, तो अगर लेट से ये 100% है और इसको मैं हाफ लाइफ्स में डिवाइड कर दूं, ये हाफ लाइफ आ गई, ये दूसरी हाफ लाइफ आ गई, तो पहली हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएगा, नेक्स्ट के बाद 50, उसके बाद उसका 50, उसके बाद उसका 50। तो ये देखिए स्टूडेंट, इस तरह से एक डिक्रीजिंग कर्व आता है हमारे पास। अब अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप होता है y/x, यानी कि डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ डिकेइंग एटम्स ये होती है हमारे पास स्लोप, और रेट ऑफ डिकेइंग एटम्स इज कॉल्ड एज एक्टिविटी, जिसको मैं लिखता हूँ डेल्टा n/t से। तो स्लोप क्या शो करती है हमें? एक्टिविटी शो करती है। और मज़ीद एक बात याद रखें कि एक्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट जो है हमारे पास वो है बैक्वेरल, और अदर यूनिट्स में उसके आ जाता है क्यूरी, और एक क्यूरी में 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, कभी कभी पेपर में आ जाती है बात। नेक्स्ट सवाल है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन पेट स्कैन हैज़ द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। तो ये स्टूडेंट्स बुक के अंदर से उठाया गया, आपकी जो बुक है उसका सवाल है। तो ये एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स आपकी बुक में, और आप लोगों ने वो याद करना है। उस हिसाब से जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 15 मिनट्स होती है, ऑक्सीजन 15 की। तो जो ये हमारे पास ऑक्सीजन है ये इनमें से कंपैरेटिवली सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ रखता है। नेक्स्ट है जी कि व्हेन अ मॉलिक्यूल मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, स्पेक्ट्रा एमिटेड विल बी। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि स्पेक्ट्रा 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो जब भी एटम या इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड की ट्रांजिशन होगी तो हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल में एक्सरेज आ जाती हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज।
और सनलाइट आ जाती है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि मॉलिक्यूल मेक्स अ ट्रांजिशन, तो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन किस में आती है? बैंड स्पेक्ट्रम में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बैंड स्पेक्ट्रम, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कैंसरस टिश्यू इन अ थायराइड ग्लैंड कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो हम यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड का कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि थायराइड जो है वो आयोडीन को यूज़ करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग थायरोसिन, या जिसको हम T3 T4 कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर ज़्यादा यूज़ हो रही होगी तो इसका मतलब है कि कैंसरस सेल हैं जो कि ज़्यादा आयोडीन अपटेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम आयोडीन को यूज़ करते हैं फॉर थायराइड ग्लैंड के कैंसर की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज हैव द फोटॉन्स विद द हाईएस्ट एनर्जी। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आप लेमैन से बाल्मर, पास्चन, पी फंड ब्रैकेट की तरफ जाएंगे तो जितना इधर जाएंगे एनर्जी और फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ करेगी, लैम्डा जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल सीरीज़ की किसकी एनर्जी होगी? लाइमन सीरीज़ की, ऑप्शन नंबर ए। और यही वजह है कि लाइमन सीरीज़ अल्ट्रावायलेट में लाई करती है, बाल्मर की कम हो जाती है तो वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और इन दोनों की किस में करती है? इंफ्रारेड में। तो देखें जितना नीचे जा रहे हैं एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। नेक्स्ट सवाल है कि विच आइसोटोप वुड हैव द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी इफ सैंपल्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स पे तो डिपेंड नहीं करती, मतलब डिकेइंग नंबर पे करती है। जितने ज़्यादा डिके जितने कम टाइम में होंगे, देखें एक्टिविटी को भी हमने लिखा था कि एक्टिविटी इक्वल होती है कि जितने ज़्यादा डिके होंगे जितने कम टाइम में, ठीक है। तो जिसकी हाफ लाइफ कम है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी हाफ लाइफ कम है उसके एलिमेंट्स डिके ज़्यादा होंगे इन लेस टाइम। तो जितनी कम हाफ लाइफ होगी उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि रेंज ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये इंडिपेंडेंट नहीं था, ये डिपेंडेंट पूछा हुआ था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट करेंगे तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना भी ज़्यादा चार्ज होगा तो चार्ज से आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है, और क्योंकि वो आयोनाइज कर रहा होगा तो उसकी पेनिट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो जितनी पेनिट्रेशन कम होगी उतनी रेंज इसकी कम होगी। तो चार्ज ऑफ रेडिएशन से तो डिपेंड करता है। इसी तरह मैस जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कोलिजन करेगा, और अगेन उसकी रेंज जो है वो उतनी कम होगी। और इसी तरह डेंसिटी ऑफ मीडियम जितनी ज़्यादा होगी, अगेन कोलिजन उतनी ज़्यादा होगी, और फिर भी रेंज क्या होगी? कम होगी। तो रेंज जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है जी कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अब मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि अगर फर्स्ट लाइन का पूछा होगा तो P की वैल्यू लोअर शेल, N की वैल्यू P+1, और अगर लास्ट लाइन का पूछा होगा तो P की वैल्यू लोअर शेल और N की वैल्यू इनफाइनाइट। तो लाइमन सीरीज के लिए P की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1/1² माइनस 1/2² हो जाएगा, और यहाँ पे R 1/1² माइनस 1/इनफाइनाइट² हो जाएगा। तो ये जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4R/3, और इसका लैम्डा आ जाएगा R/1। तो फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन के रेशो पूछा है, तो रेशो इक्वल हो जाएगा 4/3R डिवाइडेड बाय R/1, सॉरी 1/R आएगा स्टूडेंट्स, ये इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, तो 1/R, R से कट जाएगा और आंसर में बच जाएगा हमारे पास 4/3, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी कि इफ डिके कांस्टेंट इज 0.001 हाफ लाइफ इज। तो स्टूडेंट्स हाफ लाइफ इक्वल होती है डिके कांस्टेंट 0.693 बाय डिके कांस्टेंट के। तो अगर डिके कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर है 0.001,
तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 पावर -3, ये -3 ऊपर जाके हो जाएगा 0.693 इंटू 10 पावर 3, तो 693 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी बनता है हमारा। नेक्स्ट सवाल है, द ओनली स्पेक्ट्रल सीरीज लाइंग इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इज, तो ये मैं अब आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि क्या आंसर है इसका, लाइमैन सीरीज है। नेक्स्ट है जी कि रेडियो एक्टिव रे हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी इज, तो उसका आंसर है स्टूडेंट गैमा रे, क्योंकि गैमा रे क्या है, गैमा रे जो है वो बेसिकली लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इक्वल होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। बाकी बीटा रे की जो वेलोसिटी है वो इन ऑर्डर होती है ऑफ 10 पावर 6 टू 10 पावर 8, लेकिन एग्जैक्टली 3 नहीं होती। और अल्फा रे की जो रेंज है वो होती है इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर 5 टू 10 पावर 6। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, गैमा रे की है, क्योंकि इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट सवाल है जी कि ब्रैम स्टॉलिंग रेडिएशंस आर एग्जांपल ऑफ, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि कंटिन्यूस एक्सरेज का दूसरा नाम, कंटिन्यूस एक्सरेज का दूसरा नाम होता है ब्रैम स्टॉलिंग रेडिएशन। तो ब्रैम स्टॉलिंग रेडिएशंस कंटिन्यूस एक्सरेज होती हैं, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी है, तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इसका एसआई यूनिट जो है वो बैक्वेरल होता है, और इसके अदर यूनिट्स में क्यूरी आ जाता है, और एक क्यूरी इक्वल होता है 3.7 इंटू 10 पावर 10 के। तो ऐसा यूनिट इसका बैक्वेरल है और अदर यूनिट्स में इसके क्यूरी आता है, तो क्यूरी भी इसी का यूनिट है। नेक्स्ट है जी कि यूनिट्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर सिमिलर टू, तो स्टूडेंट्स रेडबर्ग कांस्टेंट इक्वल होता है 1.09 माइनस 7 मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स किसका यूनिट है, वेव नंबर का यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये डिस्कशन एंड हो जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलेंगे अगली डिस्कशन के साथ। थैंक यू।